हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते रहते हैं 40s 50s के राउंड, जिनका कंधा जाम हो जाता है, उठाने में दिक्कत होती है, पूरी मूवमेंट नहीं कर पाते। मोस्ट कॉमन ये पेशेंट्स में देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं या हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं, या कई बार कोई ट्रॉमा के कारण भी ये कॉमन बीमारी है कि फ्रोजन शोल्डर होता है, जिसको एडिजिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, ये जो कंधे का जोड़ है, ये शोल्डर जॉइंट है, इसका एक कैप्सूल एक कवर होता है अंदर, जो फ्रोजन शोल्डर में टाइट हो जाता है। वो टाइटनेस चारों तरफ से होती है, तो पेशेंट को उठाने में, खुद भी उठाने में दिक्कत होगी। अगर कोई भी उनका हाथ उठाएगा पकड़ के, जहाँ उसको घुमाएगा, तो नहीं कर पाएंगे, ऐसे फ्री रेंज ऑफ मोशन नहीं रहती। तो फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है फ्रीजिंग, जिसमें काफ़ी पेन रहती है, बट रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब मूवमेंट थोड़ी सी ठीक होती है, वो कम होती है, रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट। सेकंड स्टेज होती है फ्रोजन स्टेज, जिसमें पेन कम हो जाती है बट मूवमेंट खराब हो जाती है, मूवमेंट बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। थर्ड स्टेज होती है थॉइंग में, जिसमें दोनों चीज़ें ठीक होने लग जाती है, रिवर्सल होने लग जाती है। तो एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज भी माना जाता है फ्रोजन शोल्डर को, क्योंकि अगर ना भी कुछ ट्रीटमेंट पेशेंट ले, थोड़ी बहुत मूवमेंट भी करता रहे, तो तब भी ये ठीक हो जाते हैं पेशेंट। बट ठीक होने में टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें ये 2 महीने से 2 साल तक चल सकती है कई पेशेंट्स में। अब खास चीज़ों का पेशेंट ने क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट तो पेशेंट अपने ट्रीटमेंट को लेकर कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंट एक डॉक्टर से इलाज कराए, चाहे एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, बार बार डॉक्टर बदलने से इसका इलाज नहीं होगा। पहली तो बात, कंसिस्टेंट रहे अपने ट्रीटमेंट में। अगर एक्सरसाइज जो डॉक्टर ने या फिजियोथेरेपिस्ट ने आपके बताई हैं वो रेगुलर करे, जो मेडिसिन दी गई हैं वो रेगुलर ले, अगर किसी को इंजेक्शन बताया गया वो लगवा के एक्सरसाइज करे, तो आपका कंसिस्टेंट रहो एक ट्रीटमेंट में। तो जो हमारे पास स्टार्टिंग में पेशेंट आते हैं, हम उनको अप्रॉक्स 2 से 3 मंथ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के ट्रायल में ही रखते हैं। सिर्फ उसमें एक्सरसाइज इंक्लूड होता है और कुछ पेन रिलीफिंग मेडिकेशंस देते हैं, ताकि पेशेंट की पेन ना बढ़े, क्योंकि नाइट टाइम पेन बढ़ती है या एक्सरसाइज के बाद पेन बढ़ती है, तो उसके लिए मेडिकेशन साथ में जरूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट अपनी एक्सरसाइज बिना किसी रुकावट के करता रहे। सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है जिसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, कई बार स्टीरॉयड इंजेक्शन भी लगाया जाता है शोल्डर में, ताकि इन्फ्लेमेशन कम की जा सके। उसके बाद ऑप्शन आती है मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया, जो पेशेंट खुद मूवमेंट नहीं कर पा रहा, जैसे ठीक है मान लो, तो उसको एक इंजेक्शन लगा के हाथ उसका सुन करके अंडर एनेस्थीसिया उसकी मूवमेंट डॉक्टर कर देते हैं एक बार, ताकि जो जकड़न हो रखी है, टाइटनेस हो रखी है, वो खुल जाए, ताकि उसके बाद पेशेंट अपना एक्सरसाइज वगैरह कर सके। तो आफ्टर एग्जामिनेशन ही डिसाइड किया जाता है। और उसके बाद भी अगर नहीं होता, लास्ट ट्रीटमेंट होता है कि दूरबीन से आर्थोस्कोपिक रिलीज होता है, दूरबीन डाल के एक कॉटरी होती है, जिससे हम जो कैप्सूल टाइट है उसको काट दिया जाता है, तो उसको काट के हम रिलीज कर देते हैं। उसके डेफिनेटिव आर्थोस्कोपिक कैप्सूल रिलीज के रिजल्ट अच्छे माने गए हैं, पेशेंट को 100% रिलीफ हुआ है, बट वो हम यूजुअली लास्ट ऑप्शन कंसिडर करते हैं, बिकॉज एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, सर्जरी है। मैं डॉक्टर GS संधू, वर्किंग इन रावल हॉस्पिटल, करनाल।